Hey guys, this is Roshan and welcome back to your own YouTube channel रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो कि लास्ट टॉपिक्स है। इसके बाद बात करेंगे पीस एंड कोऑपरेशन और उसका कुछ लिमिटेशंस भी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स, नए चीज और नए सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स था। तो वो वहाँ पे 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता था या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। जनरली इस टॉपिक से आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखते हैं है क्या। तो देखते हैं कि जैसे कि 1947 और 1948 तक जो वार चला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उससे कुछ खास हो नहीं पाया, मैटर सुलझ नहीं पाया। 1965 में भी जो वार हुआ था उससे भी कुछ नहीं हो पाया। वो दोनों वार मैटर को सोल्व करने में एकदम फेल हो गया। तो जो 1948 में वार हुआ था वहां पे देखने को ये मिला कि इंडिया का जो कश्मीर का कुछ रीजन था वो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेता है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाता है। यहाँ पे आप एक देख लीजिए, मैप है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये आपका पीओके है और इसके राइट साइड में जो लिखा हुआ है आस्काई चीन एरिया, वो अभी चाइना कंट्रोल करता है। और ऊपर में आपको एक रीजन दिख रहा होगा, वो जो रीजन है, ठीक है, वो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है। उसको भी आगे देखते हैं हम लोग। और जो 1971 में जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे एक नया कंट्री का फॉर्मेशन होता है, बांग्लादेश। लेकिन इंडिया का जो इशू होता है पाकिस्तान के साथ, कैसे का कश्मीर इशू, वो सॉल्व नहीं हो पाता है, वो अनसेटल्ड रह जाता है। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इशू पे, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इशू है इंडिया का पाकिस्तान के, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे फिर से आप मैप देखिए, ये जो सियाचिन ग्लेशियर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में, ये सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअली इसको पाकिस्तान कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये चाइना को दे दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या फिर और भी अपने उस पर्पज के लिए जो पाकिस्तान चाहता था। और यहाँ पे मोर इंपोर्टेंट एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स यानी कि आर्म्स को हथियाने को, बढ़ाने को, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को, इस दोनों कंट्री के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई चलते आया, कंफ्लिक्ट होते आया है। यहाँ पे देखिए तो इंडिया मई 1974, ठीक है, मई 1974 में सबसे पहले अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स कंडक्ट करता है एक्सप्लोजन, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और सक्सेसफुली इंडिया फर्स्ट टाइम 1998 में कंप्लीट कर पाता है। कहाँ पे? पोखरान में। और आप लोग को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि पोखरान कहाँ पे पड़ता है। मिसाइल्स जब एक्सप्लोर करेगा तो पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करना था, तो पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करता है और विद इन फ्यू डेज, ठीक है, वो चगाई हिल्स, ठीक है, जैसे ये देखो, ये पाकिस्तान का जो रीजन है यहाँ पे आपका पड़ता है चगाई हिल्स, ठीक है। तो चगाई हिल्स के ऊपर वो क्या करता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स सक्सेसफुली वो भी एक्सप्लोर कर देता है, टेस्ट उसका सक्सेसफुल रहता है। ये तो बात होगी न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर। लेकिन कुछ जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स है या फिर जो बोल सकते हो कि टेररिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट्स ग्रुप, जो पाकिस्तान क्या करता है, एडिट करता है, फंड देता है इन ग्रुप्स को ताकि वो आर्म्स और इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर सके। और वो प्रोवाइड करते आया टाइम टू टाइम। और ये सबसे ज्यादा इंडिया उस पर आलोचना कब करा था, 1985 से लेके 1995 तक। और इसका जो स्पाई ग्रुप है, ठीक है, आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है एंटी इंडिया कैंपेन को लेकर, खासकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया कहने का मतलब इंडिया के खिलाफ है कि पाकिस्तान क्या करता है, ब्लेम करता है इंडिया को फॉर ट्रबल इन प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान को अपने अंदर तो ले लिया है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानना चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है और इंडिया इसको सपोर्ट करता है। तो इसी चीज को पाकिस्तान ब्लेम करता है कि वो मेरे लिए क्या है, एक ट्रबल है। 60 में प्रॉब्लम राइज हुआ था शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स और स्पेशली इंडस बेसिन का, ठीक है। और बाद में इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुलझा दिया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है और इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन जो सर क्रीक, ठीक है, एक ये भी एक रिवर आता है, तो सर क्रीक एक जो रिवर के आसपास का जो रीजन है उस पे इशू सॉल्व नहीं हो पाया। ये कहाँ पे पड़ता है, रैन ऑफ कच्छ में। और आप लोग को फिर से ये बताना है कि रैन ऑफ कच्छ गुजरात में कहाँ पे आता है। कन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान का 1947 से लेकर अभी तक जो बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग से बस ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है या 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यानी कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वो जो लाइक बटन है उसको दबा दो, एकदम दबा के मारो लाइक, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो देखते हैं कि पीस एंड कोऑपरेशन। तो साउथ एशिया रीजन को कोऑपरेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और ये जो रीजन था ये किस बेसिस पे था, मल्टीलेटरल मींस, यानी कि दो से ज्यादा कंट्री, जब दो से ज्यादा कंट्री मिलकर बातचीत करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मल्टीलेटरल मींस होगा। जैसे कि दो से ज्यादा कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड या मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है। तो वही मल्टीलेटरल मींस के हिसाब से इस कंट्री का और इस रीजन का कॉपरेशन बनाया गया। और ये साउथ एशियन रीजन, ठीक है, ये जो सार्क है ये कब स्टेब्लिश होता है, 1985 में। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस,
सार्क हैज नॉट मच सक्सेस। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे रीजन है, सब यहाँ पे देखा जाए साउथ एशिया रीजन में तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहता है, नेपाल बांग्लादेश के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है। ये रीजन है यहाँ पे आसपास बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल डिफरेंस है। इंडिया में डेमोक्रेसी है तो नेपाल में देखते हैं कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, पाकिस्तान में मिलिटेंट, बांग्लादेश में भी। तो इस सब रीजन के कारण ठीक है क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल डिफरेंस है। तो और भी यहाँ पे पॉलिटिकली तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, लेकिन ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सार्क मेंबर ने क्या साइन किया, साफ्ता, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये क्या प्रॉमिस करता है, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, यानी कि जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे रीजन, ठीक है, ये एक बबल हो गया, ठीक है। तो इस बबल का जो एक रीजन है, जो एक जोन है, यहाँ पे फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि टैक्स टैरिफ वगैरह बहुत ही कम लगेगा, ना के बराबर। और ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, 2004 में। लेकिन साइन तो किया गया था 2004 में, बट ये इफेक्ट में कब आता है, कब से चालू होता है, 1 जनवरी 2006 से। लेकिन इस हफ्ता का मेन एम था, ठीक है, कि टैरिफ को 20% तक रिड्यूस करे, यानी कि टैक्सेस को रिड्यूस करे 2007 तक। लास्ट टॉपिक है सार्क का लिमिटेशन, ठीक है, जो सार्क रीजन है इसमें बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन है, देखते हैं क्या, ठीक है। और ये आपसे बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है, या फिर 4 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा। लिखना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्प्यूट्स ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स एंड बाउंड्री इशू। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, और हाल ही फिलहाल इंडिया नेपाल के बीच में भी बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और साथ में ही रिवर वाटर को भी लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट है, जैसे कि हम लोग जाने इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान। सार्क मेंबर शेक हैंड करते हैं, ठीक है, मतलब बाहरी से तो दिखाते हैं, पॉलिटिकली दिखाते हैं कि हम लोग साथ है, बट दे आर नॉट यूनिफाइड बाय देयर हार्ट्स, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे हार्ट्स का यहाँ पे मतलब लव वगैरह बात मत करना, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है अंदर से, ठीक है, अंदर से वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, एकदम यूनाइटेड नहीं है, इसलिए क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लिमिटेशंस है। और सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पे क्या प्रीफर होता है, टेररिज्म, बहुत ही ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन बन जाता है सार्क रीजन, सार्क मेंबर के लिए। और दे आर ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्रेस देयर सिमिलर व्यूज एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, जैसे कि यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, या और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये लोग का सिमिलर व्यूज नहीं रहता है। कंट्री के बीच में इतना सारा कन्फ्लिक्ट है कि कोई एक दूसरे इशू के ऊपर सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखे तो बांग्लादेश और नेपाल भी एक रीजन है, सारा जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं बल्कि कुछ और भी रीजन, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे देखे दे हैड सम डिफरेंस ओवर द फ्यूचर हिमालयन रिवर वाटर्स, यानी कि जो हिमालय का वाटर हिमालय से ट्रेवल करके आता है, ठीक है, नेपाल हो गए बांग्लादेश तक, तो इन दोनों कंट्री के बीच में भी आगे के समय में देखा जाएगा कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट हो रहा है पानी के ऊपर, दे फियर्ड इट। और ये सारे जो रीजन है, ठीक है, और ये जो सारे रीजन है सार्क रीजन, ये सब सोचते हैं कि इंडिया वांट्स टू बी रीजनली डोमिनेट पावर ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कैसे जो कंट्री है वो सेंटर में है, इधर पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो ये श्रीलंका, इस सारे कंट्रीज को लगता है कि इंडिया का जो लोकेशन है सारे कंट्री से मिलता जुलता है, ठीक है, इसलिए क्या बनना चाहता है, रीजनली डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इंडिया डोमिनेंट ना कहलाकर कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव, क्योंकि बाहर सारे कंट्री को इतना ज्यादा फंड, इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि कहना भी गलत होगा कि वो एक डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। और लास्ट देखें, मेन कॉमन प्रॉब्लम इन सारे सार्क रीजन, सार्क मेंबर का क्या है, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एक्सेप्ट श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका बहुत ही ज्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी, ठीक है। और लेकिन जो सारे अदर मेंबर है सार्क के, वो सारे कंट्रीज में पॉवर्टी और इकोनॉमी प्रिवेल करता है। सो गाइस, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।